बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हम हारून रशीद के अहद को पढ़ रहे थे और इसमें हमने हारून रशीद के दौर में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स को पढ़ा, उनके किरदार को पढ़ा, उनकी सीरत व किरदार को पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने जो अहम कारनामे सर अंजाम दिए थे वो पढ़े। इसी के साथ साथ हमने ये पढ़ा कि हारून रशीद का जो दौर है उसको सुनहरी ज़माना क्यों कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि हारून के दौर के अंदर जो ख़ारजा पॉलिसी थी वो कैसी थी। इस हवाले से अगर हम बात करें तो हमें हारून की ख़ारजा पॉलिसी जो है वो इंतहाई कामयाब नज़र आती है। सबसे पहले तो उसकी अगर हम बात करें कि उसकी सल्तनत का रकबा कितना था, तो उसके पास एक बहुत वसी और अरीज़ सल्तनत का मालिक था, जिसमें बहुत सारे इलाके शामिल थे, जिसमें हिजाज़ के अलावा अगर हम बात करें तो चीन में, शमाल में आर्मीनिया और जुनूब में यमन तक ये सल्तनत फैली हुई थी। जो नई फतूहात विद द पैसेज ऑफ टाइम होती गई, उनमें जो है अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान तक के इलाके जो हैं वो अब्बासी सल्तनत का हिस्सा बने। और यहाँ पर उसने ये किया कि वो उस वक्त तक ताकत का इस्तेमाल ना करता जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ी कि कहीं भी उसने अपने दुश्मन को दबाना है तो फिर उसने ताकत का जो है वो इस्तेमाल किया। उसी दौर में कायम होने वाली एक सल्तनत जो थी वो थी अंदलसी सल्तनत, जिसका सरबराह जो था अब्दुर्रहमान अल-दखल था और ये बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। और ये यहाँ से भागकर चले गए उंदस में और वहाँ पर इन्होंने जो है एक कामयाब सल्तनत की बुनियाद रखी। उनके बारे में बयान किया जाता है कि मंसूर ने कोशिश की थी कि इब्तदाई तौर पे, अबू जाफ़र मंसूर की बात कर रही हूँ, कि अब्दुर्रहमान को जो है किसी तरह से शिकस्त देकर इस सल्तनत को ख़त्म कर दिया जाए, और उनके ख़िलाफ़ एक बहरी मुहिम भी भेजी, लेकिन बजाय इसके कि वो उनको शिकस्त देते, ख़ुद जो है चंद लोग बड़े मुश्किल से जान बचाकर वापस आए। और यहीं पर हम देखते हैं कि मंसूर ने हॉक ऑफ द कुरैश यानी सकरे कुरैश के यानी कुरैश का बाज जो है वो लक़ब दिया अब्दुर्रहमान को, क्योंकि अब्दुर्रहमान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बहादुर थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि हारून रशीद के जो अपनी सल्तनतें थी इर्द गिर्द थी, उनके साथ इस सल्तनत ने उनके साथ इनके ताल्लुकात थे। मसलन हम देखते हैं कि फ़्रांस के बादशाह के साथ हमें पता चलता है कि उनके ताल्लुकात थे और वो उसमें बड़ी कामयाबी से एक कामयाब पॉलिसी जो है वो अपनाए हुए थे। तोहफ़े तहाइफ़ का तबादला भी होता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान अव्वल उंदलस की सरज़मीन को महाज बनाकर ये लोग जो हैं यूरोपी कुफ़ार के ख़िलाफ़ भी जहाद में मसरूफ़ थे। अब्दुर्रहमान की बात कर रही हूँ। और इसी तरह से अगर मुसलमान यहाँ पर अब्दुर्रहमान को ज़्यादा छेड़ते तो एक तरह से वो मुसलमानों की स्ट्रेंथ को ख़त्म करने की कोशिश करते। तो बाद में हम देखते हैं कि अब्बासियों ने इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। अब अफ़्रीका के अब्बासी जो मामला थे उसकी सूरत हाल क्या थी, उसके बारे में हम ये देखते हैं। अफ़्रीका के जो बनु अब्बास से ताल्लुक़ रखने वाला गवर्नर था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो हमला करे सल्तनत अदरीसिया पर और इसको अपने में ज़िम्म कर ले। लेकिन हारून रशीद को हम देखते हैं कि हारून की वजह से ही अदरीसी सल्तनत कायम हुई थी, जब वहाँ पे अफ़्रीका में मामलात इनसे सुलझ नहीं रहे थे और वहाँ पे ही इब्राहिम बिन अगलब को इन्होंने ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि आप जो हैं जाकर जो है वहाँ पर एक सल्तनत जो है वो कायम कर लें। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बाज़नतीनी हुकूमत थी यानी रूमियों की जो हुकूमत थी, उसके साथ इनके ताल्लुकात ये थे कि रूमी जो है इब्तदाई तौर पे 12 हमले करते और उनके जारहाना हमलों की वजह से मुसलमान मजबूर थे कि वो अपना डिफेंस करें। लेकिन हारून रशीद ने जो पॉलिसी अपनाई वो यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है। वो यकसर मुख्तलिफ हमें इसलिए नज़र आती है कि उन्होंने जारहाना हमलों का आगाज़ किया। मतलब कोई जो दिफाई लाइन जिसकी वो पैरवी कर रहे थे उसको छोड़कर उन्होंने
जारहाना हमले जो हैं वो शुरू कर दिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि मगरबी रूमियों की सल्तनत के साथ, जैसे मलका ईरानी का जो है वो कबूल कर लेना, फिर उसका छोड़ देना, फिर उसके बाद नफकूर का जो है वो बरसरे इक़्तिदार आना, और उसने जो है हारून रशीद को ललकारा और खराज देने से जो है उसने गुरेज़ किया। तो हारून खुद फ़ौज लेकर हमलावर हुआ और उसको बेदरपे शिकस्तें दी। उसमें हम देखते हैं कि कई दफ़ा नफकूर ने जो है वो अपना वादा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हारून जो है वो बड़ी दिलजमी के साथ जो है दोबारा जो है हमलावर होते रहे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके दौर के अंदर जो है एक और अहम वाक़या है, वो ख़ानदान बरामका का अरूज व ज़वाल है। बरामका कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और कैसे ये इक़्तिदार में आए और फिर किस तरीके से इनका जो है ज़वाल शुरू हुआ, इस हवाले से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कदीम दौर में ये नज़र आता है, बाज़ मौर्रखीन जो हैं वो कहते हैं बरामका अपने जो जद्द अमजद बरमक के नाम से मासूम है। ठीक है, ये कहा था बलख के अंदर एक आतिशकदा था जहाँ पे आग जलाई जाती थी और यहाँ पर जो है ये लोग आग की पूजा करते थे। बाद में इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर जो है इनकी खिदमत हम देखते हैं कि इस्लाम के लिए बहुत काबिल कदर खिदमत थी, इल्म फ़ज़ल के हवाले से भी। और फिर जो है हमने मेहंदी के बाद हारून को देखा कि हारून को तख्त नशीन करवाने के सिलसिले में इनका किरदार था कि हारून को इन्होंने कहा था कि आपने किसी भी किस्म की कमज़ोरी का इजहार नहीं करना। और इस हवाले से हम देखते हैं कि इसके बारे में मुख्तलिफ़ प्रोफेसर साहिबान की जो आरा है, उसमें प्रोफेसर आर्नल्ड कहते हैं बरामका के जो जद्द अमजद थे उनको मजूसी और नौबहार के मबद कहते हैं इबादत गाह को आतिशकदा लिखा है। यानी कि प्रोफेसर आर्नल्ड भी जो हैं बरामका के जो जद्द अमजद थे उनको मजूसी समझते हैं। और इसी तरह से जो है अब्दुल रज़ाक कानपुरी जो है उनकी तहकीक के मुताबिक कदीम दौर में आतिशकदा या मंदर मगा के मतवली को बरमगा कहते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज़ बिगड़ कर काफ की शक्ल इख्तियार कर गया। और बरामका जो हैं इनको ईरान के अंदर बहुत एहतराम हासिल था। मुख्तलिफ़ ईरानी बादशाहों के हालात ज़िंदगी अगर हम पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि इन बादशाहों के दौर में वज़ारत का ओहदा इनके पास था और इसी मनसब की वजह से जो है ये जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान बरामका कहा जाने लगा। इसी तरह से बात की जाती है कि ईरान के अंदर जब सासानी ख़ानदान जो है वो ज़वाल पज़ीर हुआ तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहदे हुकूमत में एक शख्स ने जिसको हम जानते हैं फ़िरोज़ बल्खी था उस शख्स का नाम, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर ये मुसलमान हो गए। ज़हूर इस्लाम से पहले भी इनको बहुत जो है ईरानियों के दौर में अरूज था, लेकिन फिर इस्लाम आने के बाद इनको बहुत ज़्यादा अरूज नसीब हुआ जब ये इन्होंने अब्बासी ख़ानदान के साथ इनके ताल्लुकात कायम हुए और अब्बासियों ने इन्हें आला ओहदों पर फायज़ किया। और इस हवाले से हम देखते हैं कि जाफ़र बल्खी जो था उसके 3 बेटे थे, इनके नाम खालिद, उमर और सलमान थे। और कहते हैं कि ये वही खालिद थे जो अबू अल-अब्बास सफ़ा के वज़ीर मुकर्रर हुए और बेशतर अब्बासी खलीफा इनको बड़ी कदर व मंज़लत की निगाह से देखते थे। लेकिन इन अब्बासियों ने जिस तरह से अरूज देखा, फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़वाल आया और जब ये ज़वाल का शिकार हुए तो हारून के दौर में ही देखते हैं कि इनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और क्यों हुआ, उसकी क्या वजूहात थी और वो एक तफसील के साथ जो है वो बयान करने वाला वाक़या है। उसको हम आगे चलकर एक अलग सवाल की शक्ल में जो है वो बयान करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि खालिद बरमकी जो था, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि खालिद बरमकी कौन था, इसके बारे में कहते हैं कि ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं हैं। हमें ये कंफर्म है कि ये अबू अल-अब्बास सफ़ा का सफ़ीर था और ये
जो है ऐसा दाई था, पुरजोश अब्बासी दाई था, जो कि अबू मुस्लिम खरासानी की फ़ौज में भी शामिल था और जंग ज़ाब में भी ये मौजूद था। और चूँकि ये एक ज़हीन था, तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके जब अबुल अब्बास सफ़ा ने बतौर खलीफा हल्फ उठाया, तो इनको जो है अपना जो है वज़ीर नामज़द कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनको ईरान और फ़ारिस की गवर्नरी पर भी मामूर किया गया। लेकिन यहीं से हमें नज़र आता है कि अब्बासियों के साथ इनके ताल्लुकात का आगाज़ और फिर बनु अब्बास के साथ इनके जो है अरूज का दौर हम पढ़ेंगे। खालिद के बेटे का नाम जो है वो याह्या बरमकी था, और याह्या बरमकी जो है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, और मंसूर ने अपने दौरे हुकूमत ने उसे आज़रबाईजान का जो है हाकिम मुकर्रर किया, जहाँ पर उसने अपने फ़राइज़ जो हैं बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए, और उसकी फ़र्ज़ शनासी, उसकी जो है कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हुए अब जो हैं मंसूर। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब मेहदी खलीफा बने तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसे वापस बुलाया और अपने बेटे का उस्ताद मुकर्रर किया कि आप जो है इसको जो है तालीम व तरबियत जो है वो इनकी करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याह्या ने हारून की जो है बहुत अच्छी तरबियत की, उनको जो है उनका पूरा ख्याल रखा तालीम के हवाले से। इसी तरह से हारून ने याह्या की बीवी का दूध पिया था। इस हवाले से फ़ज़ल और हारून जो है दोनों भाई थे, और याह्या को हारून इस कदर इज़्ज़त देते थे कि वो उनको क्या कहते थे कि वो अपने वालिद की तरह पुकारा करते थे। और जब खलीफा हादी ने मेहदी के बाद जो खलीफा मुकर्रर हुए, उन्होंने हारून को जो है वली अहदी से हटाने की कोशिश की, तो इसको भरपूर तरीके से इसको रेजिस्ट किया याह्या ने, और हारून रशीद को कहा कि आपने कोई भी कमज़ोरी नहीं दिखानी और आपने अपने रास्ते से जो है नहीं हटना। इस हवाले से हम देखते हैं कि हारून का अगर उस वक्त याह्या साथ ना देते तो हारून जो है हो सकता है कमज़ोर हो जाते और वली अहदी से जो है अपने आप को अलहदा कर लेते, लेकिन हारून ने जो है वो किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखाई। इसी तरह से हम देखते हैं कि याह्या के बेटों के नाम, याह्या के बेटे कौन थे, जिनमें से 4 बेटे थे। एक का नाम फ़ज़ल था, एक जाफ़र थे, एक मूसा थे और एक मोहम्मद थे। इनमें सबसे ज़्यादा दानिशमंद जो था और जो इल्म फ़ज़ल के हवाले से जानते थे हम उसको वो या उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किस हद तक दानिशमंद था और एक माहिर मुंतज़िम और जर्नैल था, तो वो हमें फ़ज़ल नज़र आता है। फ़ज़ल के अंदर वही खूबियाँ नज़र आती हैं जो उसके बाप में थीं, और ये बिल्कुल अपने बाप की तरह बरामका जो हैं अहले अजम में इनका काफ़ी असर व रसूख था। चुनाचे फ़ज़ल ने अहले खरासान की मदद से एक अज़ीमुशान लश्कर जो है वो तैयार किया और इसका नाम जो है अब्बासिया इसका नाम रखा। हारून जो है फ़ज़ल के इन कामों से बहुत मुतासिर थे और उन्होंने क्या किया कि खरासान में जहाँ पे इनको वाली बनाकर भेजा था उनको वहाँ से वापस बुलवाया फ़ज़ल को हारून ने, और अपने दरबार में जो है वो उनको जगह दी और अपने ख़ुसूसी मुशीरों में शामिल करके शहज़ादा अमीन का जो है जो उनके बेटे थे हारून के, उसका उस्ताद भी इन्हें मुकर्रर कर दिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि याह्या चूँकि अब बूढ़े हो रहे थे और उनके पास इस हद तक ताकत नहीं रही थी, अगरचे वो हर मामले में हारून का साथ देते थे और हारून उनसे बहुत मुतासिर था, उनकी बहुत इज़्ज़त करता था। तो याह्या के साथ लिहाजा उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो वज़ारत की ज़िम्मेदारियां हैं वो फ़ज़ल के हवाले करना शुरू कर दी, और इसे वज़ीर सग़ीर भी कहा जाता था। और इनके बारे में कहा जाता था कि कोई भी शख्स इनके पास आता और वो इमदाद या वो ये बताता कि हम मुस्तहिक़ हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो किसी हवाले से गुरेज़ नहीं करते थे, बल्कि अपनी घर की हर चीज़ जो है उनको देने में कोई तामुल नहीं रखते थे।
इसी तरह से फ़ज़ल के बाद जो जाफ़र बरमकी थे, इनके बारे में भी यही है कि ये भी फ़साहत व बलागत के हवाले से और इनका भी अपना जो इल्म था, नॉलेज था, वो इस हद तक था कि इन्होंने काज़ी अबू यूसुफ़ जैसे उलमा से जो है वो तालीम हासिल की थी। और इस तरह से बाद में जब शहज़ादा मामून जो हैं का अतलीक भी ने बनाया गया, तो हारून ने जो है वज़ारत जो है वो जाफ़र के सुपुर्द कर दी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ख़ानदान बरामका के साथ इनका जो है इस हद तक अच्छा सलूक था, इस हद तक इनके साथ इनके ताल्लुकात थे कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें या जो इनके आपस के मामलात थे, बजाय इसके कि वो मज़ीद मज़बूत होते, वो ख़राब होना शुरू हो गए। बरामका को अगर हम मुख्तलिफ़ तरह से हम देखें और देखें कि बरामका किस हद तक जो है इनके लिए मददगार थे और बरामका का रोल क्या था, तो इस हवाले से हम देखते हैं कि हारून के दौर के अंदर जो उस शान व शौकत थी या वो जो सुनहरी ज़माना कहलाया जाता था, उसमें हम देखते हैं कि हारून की जो तरबियत है वो इनके हाथों में हुई। ख़ानदान बरामका के यहया जो थे उनके हाथों हुई। और जो खलीफा जब बने हारून, तो हारून ने यहया को अपना जो है वज़ीर बनाया और तमाम जो अहम फ़ैसले किए जाते थे वो यहया के कहने पर किए जाते थे। कोई भी कदम जो था वो यहया के कहने के बगैर नहीं उठाया जाता था। अब ये लोग क्या थे, ये इंतहाई मुंतज़िम, इंतहाई ज़हीन और मुस्तकमिल मिजाज इंसान थे। इनको जिस काम का ज़िम्मा दिया जाता, मैं ख़ानदान बरामका से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों की बात कर रही हूँ, चाहे वो यहया बरमकी हों, फ़ज़ल हों, जाफ़र हों, ये लोग अपना काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देते और मुस्तकिल मिजाज थे, अपने रास्ते से नहीं हटा करते थे। कहीं पे अगर कोई शोरश हो रही है तो उसको दबाने का काम इन्होंने उनके हवाले किया, कहीं पे अगर मामला ख़राब हो रहे हैं तो उसको ख़त्म करने का काम इनके ज़िम्मे था। इस हवाले से ये देखते हैं कि जब ये काम भी कर रहे थे तो साथ साथ ये इनका तर्ज़ ज़िंदगी था वो भी बेहतरीन था। अपने लिए इनके जो रिहाइशें थी वो आलीशान थीं और उसमें जो ईरानी फ़न तामीर है हमें नज़र आता है। इसके अलावा इनकी एक चीज़ बहुत मशहूर थी कि इनके पास इनको कहा जाता था कि ये जो जदीद फ़ैशन वगैरह होते थे वो भी मुतारिफ़ करवाने के हवाले से शोहरत रखते थे। और जब कोई शोरा या आलिम कोई अच्छे काम दिखाता तो उसके ऊपर जो है इनाम व इकराम की बारिश भी इनकी तरफ से की जाती थी। मुख्तलिफ़ ज़हीन तुलबा, यानी कि इनके पास इतना पैसा था कि ये ज़हीन तुलबा के जो वज़ाइफ़ हैं वो भी इनसे लिया करते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि इनकी कुछ सरगर्मियाँ ऐसी थीं जिनके ऊपर फिर हारून ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मसलन इनकी कुछ चीज़ों को यानी कि जो ईरानियों की उसको बढ़ाना चढ़ाना, बढ़ाकर पेश करना। कुछ लोग कहते हैं कि ये चूँकि मजूसियुल नस्ल थे और नो मुस्लिम थे और ईरानी कौम परस्ती के जज्बात इनमें बड़ी शिद्दत से मौजूद थे। इन्हें अपनी जो तहज़ीब थी और रवायात थी वो बड़ी अज़ीज़ थी। और इसी अब्बासियों के दौर में जो मुख्तलिफ़ तहरीकें चली जिसमें इल्हाद व ज़ंदाक़ा की तहरीक है उसके पीछे इनका हाथ था। इनके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है और इसका नतीजा ये निकला कि फिर इनको जो है इक़्तिदार से जो है वो महरूम होना पड़ा। वो ख़ानदान जो बड़े मोहब्बत के साथ, जिसने बड़ी मेहनत के साथ अपना मकाम बनाया था और जो अब्बासियों के बड़े मंजूर नज़र थे, एहतराम की हद ये थी कि हारून रशीद याहिया को अब्बा कहकर पुकारता था। लेकिन अब वही लोग जो हैं जिनके ऊपर वो एतमाद किया करता था, जिनके कहने के बग़ैर कोई फ़ैसला नहीं किया जाता था, अब उनको वो इस हद तक नाकाबिल एतमाद ठहरे कि उनको एक एक करके ख़त्म कर दिया गया। उनका बहुत बुरा ज़वाल जो है वो हमें हारून के दौर में ही नज़र आता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो शख्स जिसको एहतरामन याहिया को अब्बा कहा करता था हारून, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया और किस तरह से जाफ़र और जो हैं फ़ज़ल जो हैं उनके साथ क्या सलूक किया गया और फिर इनको किस तरीके से जो है इनके ऊपर जो है
उनको इस हद तक उनको ज़लील ख्वार किया गया। उनकी लाशें जो हैं वो काफ़ी देर तक जो हैं वो लटका कर रखी गई। और फिर वही लोग जो एक वक्त में बड़ी शान व शौकत जिनकी थी, जिनसे हमें ये पता चलता था कि ये खलीफा के राइट हैंड कहलाते थे, वही लोग जो हैं आखिरकार जो हैं इसी दौर के अंदर, हारून रशीद के अंदर दौर उनका ज़वाल शुरू हुआ। और फिर ये लोग जो हैं इनको इनकी जो अपनी उसमें कुछ रोल उनकी अपनी चीज़ों का भी था और मल्टीपल रीज़न्स थी जिसकी बिना पर ये जो है ज़वाल का शिकार हो गए। इस पर हम बाकायदा सवाल जो है वो पढ़ेंगे। ख़ानदान बरामका के ज़वाल के असबाब क्या थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये भी एक ऐसी अरूज व ज़वाल की दास्तान है जो तारीख़ का हिस्सा है। और हमें बहुत सारी ऐसी दास्तानें तारीख़ में बादशाहों से मुताल्लिक़ भी मिलती हैं कि जब एक ख़ानदान उनका मंजूर नज़र था और फिर वही ख़ानदान कैसे उनका मंजूर नज़र से हटकर वो जब उनके ख़िलाफ़ हुए तो फिर वो कैसे उनका किरदार रहा और फिर कैसे मामला ढले। तो इसको हम मज़ीद जो है ख़ानदान बरामका पे हम पढ़ेंगे, क्यों ये ज़वाल का शिकार हुए, कौन सी वजूहात थी, कौन से असबाब थे जो उनको ले डूबे। और ये ख़ानदान जो कि इंतहाई शान व शौकत का जिससे इजहार होता था और ये लोग जो इस हद तक पहुंच चुके थे और उनको एकदम से जो है वो कैसे जो है वो ज़वाल का शिकार हुए, इसके बारे में मुख्तलिफ़ मिथ्स भी हैं जो बयान की जाती हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक राइटर्स हैं उनका जो है वो बयान भी इसमें हम शामिल करेंगे। लेकिन मुख्तसरन ये कि हारून रशीद के दौर में ख़ानदान बरामका को अरूज हुआ और इसी दौर के अंदर बरामका ख़ानदान जो है वो ज़वाल का शिकार हुआ। उसी ख़ानदान जिसके साथ हारून को बहुत मोहब्बत थी, उसी ख़ानदान को जो है फिर जो है किस तरीके से जो है निशाना बनाया गया, ये हम तमाम वाक़यात मज़ीद